Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your quick revision series. आज की QRS में we will be dealing with the power of ordinance and important related judicial rulings. इससे related कौन कौन सी judicial rulings important आई हैं, right? Ordinance remains one of the very important topics दोनों ही prelims के context में भी और mains के context में भी, right? It is one of the exceptional powers of the president and साथ ही साथ में due to numerous reasons it has also come under a lot of debate and discussion कि ये जो power है कितनी expansive होनी चाहिए, कितनी क्या इसके ऊपर कुछ checks होने चाहिए, किस तरह के checks होने चाहिए, so on so forth. Right, before proceeding to the course, एक बार just a look, a cursory glance at the various courses that we are running. We are running a lot of free courses Monday to Friday जो कि regularly upload होते रहते हैं, both with regard to your prelims as well as mains. पूरा आपका GS as well as प्रीलिम्स एंड मेन से ओरिएंटेड काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं. साथ ही में कुछ वीकली अफेयर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं, राइट. यू हैविंग डाउट सेशन, सीसार की क्लासेस, राज्यसभा टीवी, फ्रंटलाइन EPW एक्सेट्रा, एंड साथ ही में कुछ ऑप्शनल्स भी अवेलेबल है. ये हमारे पेड कोर्सेज हैं जो कि चला रहे हैं हम, and they are all being run at very nominal prices, right, जिसके थ्रू आप you can probably take complete advantage and because they are at very nominal prices, तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे etc, right. And again both oriented towards mains as well as prelims. We also have courses running for HCS as well as PCS के जो mains आ रहे हैं. साथ ही में we also have an essay initiative so that you can have all a holistic preparation for your mains, right. Now let's very quickly move on to the topic at hand. अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई ऑर्डिनेंस है क्या. ठीक है, ऑर्डिनेंस एज मोस्ट ऑफ यू विल नो आर कंसिडर्ड टेम्पररी लॉज. ठीक है, टेम्पररी लॉज क्यों? बिकॉज इनकी एक टाइम बाउंड एग्जिस्टेंस होती है. दे आर नॉट लाइक जो आपकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो रही होती है, जो आपकी लेजिस्लेचर करती है. ये टेम्पररी लॉज बनते हैं जो कि कौन इशू करता है? आपकी लेजिस्लेचर नहीं, आपकी प्रेसिडेंट इशू करता है. कब इशू करता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो. ठीक है, अब बहुत जरूरी है कि ऑर्डिनेंसेस तभी इशू हो सकते हैं जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो, राइट. पहली इंपॉर्टेंट चीज है कौन इशू करेगा इनको? प्रेसिडेंट इशू करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट. ठीक है, अगेन प्रेसिडेंट जो है अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहा है, यहाँ पे यूनियन कैबिनेट उनको आके बता रही है कि इस ऑर्डिनेंस की जरूरत है. पर्पस क्या है ऑर्डिनेंस का? ऑर्डिनेंस का पर्पस है कि देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे एक्सीजेंसी आ गई है, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जिसके दौरान इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन रिक्वायर्ड है. ठीक है, क्योंकि ऐसा एक सर्कमस्टांस है जहां पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है. ठीक है, एंड साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है. ईदर वन और बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन. ठीक है, तो जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तभी आपका ऑर्डिनेंस जो है ऑर्डिनेंस कहलाएगा. ठीक है, अब प्रेसिडेंट को ये जो पावर मिली है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आती है आपके आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. ये जो लेजिस्लेटिव पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट को तभी अवेलेबल है जब ईदर वन ऑफ द टू हाउसेज जो है पार्लियामेंट में सेशन में ना हो. ठीक है, क्योंकि दोनों हाउसेज की आपको हामी चाहिए उसको क्या नाम है लॉ में तब्दील करने के लिए, राइट. साथ ही साथ में जो प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं कर सकते जब तक वो सैटिस्फाइड नहीं है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर ही काफी मुद्दे उठे हैं कि प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन जरूरी है. प्रेसिडेंट ये सैटिस्फाइड है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए हैं विच रिक्वायर एन इमीडिएट एक्शन and this legislation cannot be delayed further because ऐसे circumstances बन के आ गए हैं that we cannot wait for that house or particular house or houses to come back in session, right. साथ ही में जो सिमिलर पावर जो है आपके स्टेट के गवर्नर को भी अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 213. अभी जो ऑर्डिनेंसेज हैं इनको बहुत जरूरी है कि अप्रूव कर दिए जाए बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबलिंग और दे शैल सीज टू ऑपरेट. ठीक है, तो 6 हफ्ते, तो 6 मंथ्स का गैप तो ऊपर हो नहीं सकता, राइट. तो साथ ही में 6 हफ्ते आफ्टर रीअसेंबल होने के 6 हफ्ते के बीच में आपको ये जो ऑर्डिनेंस है ये अप्रूव करवानी है अपने पार्लियामेंट से. साथ ही साथ में एक तो ये तब सीज टू ऑपरेट हो जाएंगे अगर आपने पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा विद इन 3 वीक्स ऑफ द रीअसेंबली, राइट. साथ ही साथ में दे कैन आल्सो सीज टू ऑपरेट इन केस जो रेजोल्यूशन एक पास हो जाता है बाय बोथ द हाउसेज जो कि डिसअप्रूव कर देता है जो आपने ऑर्डिनेंस लगवाया था. ठीक है,
अब ऑर्डिनेंसेस जो है ये आपका जो काफी डिबेट, काफी मुद्दे, काफी डिस्कशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज एन एक्सेप्शनल पावर बीइंग गिवन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड ये किसके उसमें एक्ट कर रहे हैं, यूनियन जो आपकी कैबिनेट है उसके, ठीक है। तो यही एक बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, यही एक मेन मुद्दा था कि कहीं इसके कारण डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज तो डेवलप होने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने बहुत जब इसको डाला जाने लगा तो ये बहुत एम्फसाइज किया गया कि देखिए जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर यूज की जाएगी। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर आपकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट कर रही है। और ये जो इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस है उसको बेसिकली ये माना गया था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अगेंस्ट से जा रही है, ठीक है। क्योंकि ऑर्डिनेंसेस आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी मनमर्जी से बना रहा है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो बना रहा है, मतलब एक स्टैंप ऑफ द पीपल नहीं है, बिकॉज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव सिट इन योर लेजिस्लेचर, ठीक है। साथ ही साथ में कुछ मेंबर्स को ये भी लगा कि जो ऑर्डिनेंसेस है वो एक हिंड्रेंस बन सकते हैं पर्सनल फ्रीडम को और एक रेलिक है ऑफ फॉरेन रूल। तो आपकी कॉलोनियल रूल के टाइम पे ये ऑर्डिनेंसेस नाम की चीज होती थी, एंड स्पेशली जब आपकी थोड़ी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आने लग गई थी, राइट, तो ये जो कॉलोनियल ये एक कॉलोनियल वेपन था टू एक्चुअली पुश अ सर्टेन लॉ और अ सर्टेन स्टैट्यूट, ठीक है, इनटू बीइंग। बाकियों ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो ऑर्डिनेंसेस है उनको एक प्रोविजन ऐसा छोड़ दो जो कि सिर्फ इमरजेंसीज के टाइम पे यूज किया जाए, फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज एन अटमोस्ट ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट मशीनरी। सेफगार्ड के तौर पे मेंबर्स ने आर्ग्यू किया कि एक प्रोविजन डाल देना बहुत जरूरी है कि कोई भी सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है इट हैज टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये भी एक सजेशन डाला गया था कि आप ये एक डाल सकते हैं एक क्लॉज जो एक्चुअली सेफगार्ड अगेंस्ट डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज व्हिच माइट इमर्ज वाया ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। अब और मेजर इश्यूज क्या आए हैं विद रिगार्ड टू ऑर्डिनेंसेस? रीप्रोमलगेशन का क्या मतलब है? एक ही ऑर्डिनेंस आफ्टर द एक्सपायरी इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेचर आप बार बार उसको रीप्रोमलगेट करते रहते हो। एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले वी विल डिस्कस द इशू ऑफ सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो एक इशू था बहुत इमर्ज हुआ स्पेशली आपके इमरजेंसी के टाइम पे। तब इंदिरा गांधी लेड जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया था, जहां पे उन्होंने एक्सप्रेसिवली एक्सक्लूड किया कि जो कि प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैव अरिजन, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है दैट इज आउटसाइड द जुडिशियल प्रीव्यू, दैट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कि बेसिकली जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है कि आपकी जो जुडिशरी है एज द गार्डियन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उनको लगता है कोई भी ऐसी चीज है दैट गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच गोज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इफ इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशरी कैन नॉक इट डाउन, ठीक है। तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का जो एक ये स्वॉर्ड था उसको हटाना चाहती थी फ्रॉम the satisfaction of the president, के जो satisfaction of the president है that is up to the president and judiciary cannot intervene here. However, by the 44th Amendment Act of 1978 ये clause जो है delete कर दिया गया था और ये add कर दिया गया कि जो power of the president है वो challenge की जा सकती है कोर्ट में। कब? तब challenge की जा सकती है अगर ये माना जाए that it is based on bad faith, ठीक है, जो मोटिव है वो करप्ट है या कोई मैलिफाइड इंटेंशन है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो इन दीज 3 सर्कमस्टांसेस यू कैन एक्चुअली अप्रोच द जुडिशरी। नाउ मूविंग ऑन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस आए विद रिगार्ड टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस वाज एक्चुअली द एसआर बोमाई केस। एसआर बोमाई केस वाज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू योर आर्टिकल 356, जिसके अंदर अगेन योर प्रेसिडेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एसआर बोमाई केस में बेसिकली क्या बोला गया था? उन्होंने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है उन्होंने जजमेंट में एक्सपैंड कर दिया, जहां पे कोर्ट ने बोला कि देखिए जहां पे भी हमें लगा गया कि जो एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है वो दैट एक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटीरियल्स, ठीक है, कि जो रेलेवेंट आपके पास रेलेवेंट एविडेंस नहीं है, रेलेवेंट मटीरियल नहीं है टू सपोर्ट अ सर्टेन एक्शन, तो उस टाइम पे जुडिशरी जो है इंटरवीन कर सकती है एंड ऐसा एक्शन जो है परवर्स माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, समथिंग व्हिच हैज अ मैलिफाइड इंटेंशन और समथिंग दैट इज परफॉर्म्ड इन बैड फेथ।
नेक्स्ट ये जो रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस का एक जो इशू था, रीप्रोमलगेशन का क्या मतलब है, बार बार एक ही ऑर्डिनेंस को जो है लगाया जाए। ये हो रहा था बिहार के केस में, जहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यूसली रीप्रोमलगेट कर रही थी ऑर्डिनेंसेस, राइट, जो 1986 के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच हुआ और आपका जजमेंट आया द फेमस डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जहां पे कोर्ट ने एग्जामिन किया, जहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली रीप्रोमलगेट कर रही थी ऑर्डिनेंसेस, एंड इस टाइम पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के चीफ जस्टिस थे, दैट इज जस्टिस पीएन भगवती, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिविस्ट जजेस, ठीक है, जिन्होंने ऑलमोस्ट नींव रखी थी ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। उन्होंने बहुत फेमसली ऑब्जर्व किया कि जो पावर टू promulgate an ordinance है, essentially एक ऐसी पावर है जो कि सिर्फ तब यूज होनी चाहिए जब extraordinary circumstances या situation arise हो, एंड पॉलिटिकल एंड्स को सर्व करने के लिए नहीं यूज की जानी चाहिए। इन दिस केस जब वो की जा रही है तो ये जो रीप्रोमलगेशन है कैन एक्चुअली बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑर्डिनेंसेस थी उसको दोबारा डिस्कस किया गया इन 1998 इन केस ऑफ कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने काफी जो ऑर्डिनेंसेस थे दे वर स्टक डाउन, सेम कि कोई पर्टिकुलर बेसिस एग्जिस्ट नहीं करता जिसके कारण एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनेंस जो है बाय द प्रेसिडेंट वो जरूरी हो गई थी। 2017 में एक 7 जज आपका बेंच आया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेन इन द कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पे यही आइडिया उठा ऑफ द रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, जहां पे ये बोला गया दैट इट इज अ फ्रॉड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ सबवर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब इशू क्या था, आपके 1989 के कुछ 429 संस्कृत स्कूल्स थे जिनको आपने सेंटर से स्टेट की तरफ शिफ्ट कर दिया, एंड जो सर्विसेज थे वेरियस टीचर्स एंड स्टाफ, ठीक है, उसके ऊपर ये मुद्दा उठ के आया था, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, 7 जज बेंच बैठा, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दी कि देखिए जो सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 123 as well as the satisfaction of the governor under article 213, जब वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं it is not immune from judicial review। so very importantly कि आप सिर्फ जो रीप्रोमलगेशन है, ठीक है, सिर्फ रीप्रोमलगेशन के टाइम पे जुडिशियल रिव्यू नहीं, बट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली, जब पहली बारी ऑर्डिनेंस इशू की जा रही है, अगर तभी आपको लगता है कि मैलिफाइड इंटेंशन है, बैड फेथ में हो रही है, आप उस फर्स्ट इंस्टेंस में भी यू कैन अप्रोच द कोर्ट, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रूलिंग। ऑल्सो लुकिंग बैक टू द बोमाई केस, जिसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट की जो एक इंपॉर्टेंट पावर थी विद रिगार्ड टू योर आर्टिकल 356, राइट, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि ऐसी ही रूलिंग यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस के केस में भी अपनाई जा सकती है, जहां पे बेसिकली उन्होंने बोला कि द कोर्ट कुछ केसेस के अंदर विल नॉट इंक्वायर इनटू द एडिक्वेसी और सफिशिएंसी ऑफ द मटेरियल जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के सामने था, बट वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि अगर कोई फ्रॉड या किसी तरह का आप सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेजिस्लेचर की पावर बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये सबवर्जन या फ्रॉड किस तरह से पता लगेगा, उन्होंने बोला कि अगर जो एग्जीक्यूटिव है इट फेल्स टू प्लेस एन ऑर्डिनेंस बिफोर द लेजिस्लेचर, इसका मतलब क्या है, आप जो प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको आप इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज tantamount to a fraud on the constitution। Secondly and very importantly, कोर्ट ने यह भी माना कि जो ऑर्डिनेंसेस है उनकी सेम फोर्स एंड इफेक्ट होनी चाहिए एक लेजिस्लेशन जैसी, सिर्फ उस टाइम तक जिस टाइम तक वो ऑपरेशनल है। इन अदर वर्ड्स, जो कंडीशंस इंपोज की गई है अंडर आर्टिकल 123 दैट इज बाय द प्रेसिडेंट और अंडर आर्टिकल 213 दैट इज अंडर द गवर्नर, ठीक है, जब ऐसी जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस है, राइट, वंस दे आर इनफ्रैक्टेड, जब वो खत्म हो गई है, तो क्वेश्चन अब ये अराइज होगा कि क्या इफेक्ट्स विल सर्वाइव जब ये जो मतलब अब जो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे जिसके कारण ऑर्डिनेंस अप्लाई की गई वो खत्म हो गई, ठीक है। तो अब एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट चाहिए कि जो इफेक्ट्स हो रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के, ठीक है, क्या वो ठीक है या नहीं। तो अब ये जो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी अराइज हो जाता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या है,
further widening of the interference of judiciary into the ordinance domain हो जाएगी, ठीक है। that judiciary अब, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी देख सकती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का उल्लंघन तो नहीं करती जो ऑर्डिनेंस कभी इशू हो गई थी, ठीक है, कि अब आगे चल के वो पब्लिक इंटरेस्ट पे क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है, उसको भी जो जुडिशरी है उसका एक सर्वे कर सकती है, उसका गॉज ले सकती है, ठीक है। सो दिस वाज द मेन इशू विद रिगार्ड टू ऑर्डिनेंस, ठीक है। मॉडल क्वेश्चंस के तौर पे फॉर एग्जांपल आपको काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप एनालाइज कीजिए कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज ऑर्डिनेंस एंड किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म and democratic legislative process के अगेंस्ट ये जाता है, राइट। और यू कैन क्रिटिकली एनालाइज ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, और देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दैट एनालाइज वेरियस ways in which the judiciary has tried to curb the ordinance making power or curb the subjectivity or the disadvantages जो कि ordinance making power से emanate होते हैं, ठीक है। So various such questions can actually emerge in main, so it's an important topic that you should actually keep in mind, ordinance making power of both the president as well as the governor, साथ ही में ये legislature और legislative power as well as democratic functioning इन इंडिया पे कैसे इफेक्ट करता है एंड जुडिशरी का क्या रोल रहा है विद रिगार्ड टू द सेम, राइट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।